Good morning, class. We were on lesson number 8, the glory of Bharat Varsha. We were discussing about how our country India had a glorified history. So we were discussing on that. So with the remaining chapter, we are going to discuss now one by one from the textbook. Okay, class. So we have discussed till the literature in India part, where we have discussed about the religious literature, non-religious, and about the descriptions that were made by the foreign travelers who visited India during that time period. So now we are on traders new routes wala topic. Okay. So here we will discuss about the new routes that were formed in towards India, as there were great demand in the trading things from India. So in ancient times India was quite well developed in trade and commerce. तो जो बिजनेस पर्पस में इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज़ थी जो इंडिया में जो फॉरेन कंट्रीज़ को डिमांड में थी. तो इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी खुशहाली थी वो एक पीक पे थी, एक हाईएस्ट पोजीशन पे थी ड्यू टू ट्रेडिंग, तो यानी बिजनेस से लेन देन. तो ये जो ट्रेडिंग होती थी, जो बिजनेस होता था, दैट वाज कैरीड आउट थ्रू लैंड रूट्स या तो सी रूट. दिस वर द रूट्स दैट वर टेकन बाय पीपल फॉर ट्रेडिंग पर्पस. तो लोथल एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था जहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी. और वहाँ पे वेयर हाउसेज जहाँ पे सामान स्टोर होता है, यू कैन ईजिली फाइंड वेयर हाउसेज इन लोथल. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सी ट्रांसपोर्ट, कि कैसे सी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशंस हैपेंड एट दैट टाइम. तो जो लोथल के लोग थे वो पॉटरी यूटेंसिल्स बनाते थे, अलग अलग तरह की ज्वेलरीज फॉर्म करते थे, बीज से बने, मोतियों से बने हुए, आइवरी से बने हुए ज्वेलरीज बना के उसे ट्रेड करते थे, उसे सेल करते थे. इंडियन स्पाइसेस हो, इंडियन चीज़ें हैं, प्रेशियस स्टोन्स है, दे वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज़. कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, खड़े मसाले, ये सब यूरोप में एक्सपोर्ट होते थे थ्रू सेंट्रल एशिया. एंड इंटरनेशनल पोर्ट्स थे खंबात, भरूच, सोपारा, तमलीपति. कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, सिनेमन, दालचीनी, टिम्बर, ये सब एक्सपोर्ट होते थे ईस्ट वेस्ट पार्ट. इंडिया वर्ल्ड के ईस्ट वेस्ट पार्ट्स में इंडियन गुड्स की, इंडियन कमोडिटीज़ की, इंडियन स्पाइसेस की डिमांड्स हाई थी. इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर और ऐसे ही आइटम्स भी इम्पोर्ट होते थे. पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू रिमोट एरियाज ऑन फूड एंड ऑन हॉर्स बैक. घोड़े पर सामान रख के पैदल ऐसे ट्रैवल करते थे. सिल्क क्लोथ्स कैरी करते थे क्योंकि वो इम्पोर्ट हो रहे थे. The route they traveled on was known as सिल्क रूट. ऐसे रूट जहाँ जिससे वो ट्रेडिंग करते थे, उस रूट को सिल्क रूट भी बोलते थे, क्योंकि मर्चेंट्स ज़्यादातर आते थे चाइना, इंडिया, ईरान, अरबिस्तान, ग्रीस, रोम. ये सब ट्रेडिंग रूट्स में इन्वॉल्व थे, मतलब एसोसिएटेड थे. और ब्लैक पेपर, काली मिर्च और खड़े मसाले जो स्पाइसेस हैं, उन सबको एक्सपोर्ट करने के लिए मेन सेंटर थे पोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया से ये चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी. फिर पेंटिंग्स इन एशियंट इंडिया. तो पिक्चर्स आर अ स्पेशल मीडियम विच एक्सप्रेसेस इमोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक स्पेशल माध्यम है पिक्चर्स. एट द सेम टाइम वो एक्चुअल सिचुएशन, उस टाइम की जो हालत है उसे पोर्ट्रेट करती, उसे दर्शाती थी. इन इंडिया सबसे ओल्डेस्ट जो पेंटिंग फाउंड हुई थी वो नीलोथिक एरा की थी, जिसमें 500 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स मिली है, जो प्रिमिटिव मैन उस टाइम के लोगों ने ड्रॉ की थी, जो मध्य प्रदेश में, भीमबेटका ऐसी प्लेसेस में आज भी मिलती है पेंटिंग्स. ओके, यानी हिस्टोरियंस जब रिसर्च करते हैं तब दे कैन ईजिली फाइंड दिस पेंटिंग्स ऑफ दैट एरा. उसके अलावा अजंता एलोरा केव्स में, भाग केव्स में, अमरावती केव्स में वी गेट टू सी इंडियन कल्चर ईजीली इन लार्ज नंबर. उस टाइम पे लोग अपनी डेली लाइफ में वो जहाँ कुछ भी देखते थे उसे एक पेंटिंग के तौर पे निकालते थे. तो उस पेंटिंग को आज भी अगर हम देखें तो उन टाइप के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में वी गेट टू नो.
ओके। तो जो अजंता एलोरा की जो पेंटिंग्स हैं वो फेमस हैं, उसके बुद्धा जातक स्टोरीज हैं, बुद्धा की साधना के बारे में है। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है पद्मपनी की, जो ज्वेल ऑफ इंडियन कल्चर, उसे इंडियन कल्चर का ज्वेल माना गया है। शिवा टेम्पल जो एलोरा केव में है वो भी आर्ट स्कल्पचर्स को इतनी ब्यूटीफुली कर्व की हुई गुथी हुई है, एक ही सिंगल स्ट्रोक के ऊपर पूरा शिवा आर्किटेक्चर, शिवा का स्कल्पचर गुथा हुआ है, कर्व करा हुआ है। तो वो सब इंडियन आर्किटेक्चर का, इंडियन स्टाइल का एक बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इज स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो टाउन प्लानिंग, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग है वो एक रेनाउंड मॉडल है इंडियन आर्किटेक्चर का, जहाँ पे टाउन हो, बाथ्स हो, ग्रैनरीज, इंडस्ट्रीज़ हैं, हार्वेस्ट रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो एरियाज़ बनाए उनकी जो यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक सिमिलैरिटीज़ हैं, वो स्ट्रक्चर्स पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को जिसे उन्होंने फॉलो किया है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग स्टाइल का एंशिएंट इंडिया का। आर्किटेक्चर्स इंक्लूड करते हैं केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, पैलेसेस, महलों की architecture means there are variety that is seen during that time and it is a best example of engineering of ancient India. केव आर्किटेक्चर में भराभर, नासिक हिल्स, अजंता एलोरा की केव्स, अमरावती केव्स, दिस ऑल आर वैलिड एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चरिक स्टाइल ऑफ एंशिएंट इंडिया। स्कल्पचर्स में आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल्स, मूर्तियाँ बनाने की जो कला है उसे फुल्ली डेवलप्ड की गई इन इंडिया, जहाँ पे आर्ट स्टाइल आइडल्स की आइडल आर्ट है, उसमें गांधार आर्ट है और भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कम्प्लीटली इंडियन तरीके से, जैसे मथुरा आर्ट है, ये सब फेमस हैं जहाँ पे ग्रीक और इंडियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस है। अब अगर गांधार आर्ट की बात करें, इट इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल बोथ एंड अ नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स दैट यू कैन सी, उसके अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हम देख सकते हैं तक्षशिला में, अफगानिस्तान के गांधार में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जहाँ पे बुद्धा स्टैचूज़ ईजीली लार्ज नंबर में अवेलेबल है। और बुद्धा की जो लार्ज स्टैचू बामियान और छारसोड़ा छारसोड़ा में पाई गई है वो सब गांधार आर्ट के स्टाइल्स को फॉलो करके बनाई है। तो कुछ और भी स्टाइल्स है जो पूरी तरह से इंडियन है। अब गांधार आर्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम ग्रीक ऑल्सो, राइट, बट देर आर सम स्टाइल विच इज़ कम्प्लीटली इंडियन लाइक मथुरा आर्ट जहाँ पे बुद्धा की स्टैचू बनी है। फिर आइडल्स है हिंदू डेटीज़ की, हिंदू भगवानों की, जो पूरे ही मथुरा आर्ट के स्टाइल से बनी हुई है, जो हम अमरावती, अजंता, नासिक, सारनाथ में देख सकते हैं। सो यू कैन से दैट द स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज यूनिक इन इटसेल्फ। स्तूपास एंड विहारास, तो आर्किटेक्चर जो है बुद्धिज़्म इनका, उसमें स्तूपास, चैत्यास एंड विहारास, मतलब ये सब डोम शेप करके एक डोम शेप के वाइट कलर के हॉल जैसे जो एरियाज़ हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, ये सब प्लेसेस स्तूपास, चैत्यास, विहारास, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा की, जो निर्वाणा होना मतलब मोक्ष जो होता है, मोक्ष पाना, तो गौतम बुद्धा को जब मोक्ष मिला तो उसके बाद मोन्यूमेंटिक कंस्ट्रक्शन हुई उनकी लाइफ के बारे में, अलग अलग स्तूपास में वाइट कलर की जो एक बिल्डिंग डोम शेप में बनाई जाती है उसमें उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके मोक्षा के बारे में लिखा गया था। तो दिस स्तूपास वर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग वाजी यूनियन, और उसे डोम शेप मतलब एक ओवल ऐसे ओवल शेप की आर्किटेक्चरिंग में फॉर्म किया, जिसमें बुद्धा के बड़े उन्हें जो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। फिर स्तूपास कंस्ट्रक्ट हुए थे इंडिया में लार्ज नंबर में, जहाँ पे अशोका की जो सांची स्तूपा है या स्तूपा ऑफ लुम्बिनी, स्तूपा ऑफ सारनाथ, ये सब इम्पॉर्टेंट है जो बुद्धिज़्म रिलेटेड है, जो बुद्धिज़्म के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी।
द एम्परर्स आफ्टर अशोका ऑल्सो मैंशन द ट्रेडिशन। और तो अशोका के बाद भी जो एम्परर्स आए उन्होंने भी स्तूपा कंस्ट्रक्शन की जो प्रथा थी उसे मेंटेन की थी। जो किंग ऑफ शांग डायनेस्टी जिन्होंने वुडन वर्क करके स्तूपा को कंस्ट्रक्ट किया था। कनिष्का जिन्होंने एक ह्यूज स्तूपा कंस्ट्रक्ट किया था पुरुषपुर पेशावर में, जिसे शांची की देरी भी बोलते हैं। प्रदक्षिणा पाथ अराउंड द स्तूपा, यानी प्रदक्षिणा के लिए अलग से एक पाथ था कि लोग उसके आसपास घूम सके, तो स्तूपा के अराउंड ये भी कंस्ट्रक्ट किया था। और चैत्य ऑल्सो आर द मेजर सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, जहाँ पे केव्स हैं चैत्य स्काउट फ्रॉम माउंटेन से कूदकर केव्स फॉर्म किए हैं। इस चैतन्य कॉलम्स के जो डोर्स प्रेयर हॉल्स हैं ये सब वेल क्रेव्ड हैं और उसे एक मंदिर जैसा शेप प्रोवाइड किया है। दिस प्लेस इज़ यूज्ड फॉर प्रेयर, मतलब प्रार्थना के लिए ये जगह ज़्यादा यूज़ की गई है। उसे इतनी ब्यूटीफुली गुथ कर बनाया है कि दिस इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल। So we have caves that were made from mountains for Buddhism, जैन मॉक्स के लिए जो जैन ऋषिज हैं उनके रहने के लिए, जिसे हम विहारा, जो केव्स मतलब गुफाओं को जो माउंटेन्स को गूंथ कर बनाते हैं उसे विहारा बोलते हैं। और जैन एंड बुद्धिज़्म मॉक्स सिचुएटेड इन दिस विहारास। इस विहारास में जैन और बुद्धिज़्म के जो मॉक्स हैं, मतलब जो हर वर्ल्डली मटीरियलिज्म हैप्पीनेस को छोड़कर जो साधु बन जाते हैं, ऐसे लोग। हैंग सैंग जो थे वो हंड्रेड्स ऑफ विहारास, उन्होंने हैंग सैंग एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया में विज़िट करके इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बुक्स लिखी थी। तो उन्होंने मेंशन किया है कि 100 से ज़्यादा विहारा सिर्फ नॉर्थ इंडिया और गुजरात में प्रेजेंट है। स्टैचूज़ और मॉन्यूमेंट्स जो जैन आर्किटेक्चर के हैं वो भी इंडिया में बहुत लार्ज वैरायटी में अवेलेबल है। जैन स्टैचूज़ हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स की केव्स जो ये जैन मॉन्क्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए रहने के लिए बनाई गई थी, ऐसे केव्स गुजरात में लार्ज नंबर में ऑलरेडी अवेलेबल है। हेरिटेज इन एजुकेशन, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सटेंशन है, उनकी जो टाउन प्लानिंग है, उनकी हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये सब इंडियन में इम्पार्ट हुई थी 4000 ईयर्स पहले। द रिमेन्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो मोहनजोदारो की टाइम की है वो अभी भी रिमेनिंग्स अवेलेबल हैं। इस सिविलाइजेशन को ब्राउन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है बिकॉज दे हैड नॉलेज अबाउट ब्राउन्स टेक्नोलॉजी एंड इट कैन बी सेड दैट केमिस्ट्री माइट हैव बीन डेवलप्ड एट दैट टाइम। कोई 4000 ईयर्स पहले ही केमिस्ट्री भी डेवलप हो गई थी। फोर्ट्स, हाउसेस, बाथ्स, रोड्स, ये सब उस टाइम के सिविल इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट शो करती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, शिपिंग इंडस्ट्रीज हो, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम को जो इंडिया में उस टाइम पे प्रिवेलिंग थी उस बारे में बताता है। सो द टाइम ऑफ हड़प्पन कल्चर, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम है उसे एक्चुअल में ब्राउन्स मूवमेंट, ब्राउन्स टेक्नोलॉजी बोलना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसी टाइम पे इंजीनियरिंग की जो सिस्टम्स थी वो प्रिवेलेंट थी। तो 5 वैद्य विद्यापीठ जो थे, जो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, या हम अब प्रेजेंटली जो यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, वो उसी टाइम पे उनके रिमेनिंग्स अवेलेबल हैं। तक्षशिला जो गांधार में है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जो एक एजुकेशन पिलग्रिमेज, मतलब एजुकेशन का मंदिर जैसा माना जाता है, जहाँ पे एथिक्स, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हिंदुइज्म, फिलॉसफी, ये सब सिखाए जाते थे। ग्रेट फिलोसफर्स, रूलर्स लाइक पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जेवक, ये सब रिनोवेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पार्ट रह चुके हैं। और वन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विद्यापीठ, हैंग सैंग ने वहाँ पे विज़िट किया था जब वो इंडिया में विज़िट कर रहे थे। हिंदू, बुद्धा फिलॉसफी सिखाए जाते थे। नागार्जुन जो नालंदा विद्यापीठ के थे, वो एक ग्रेट केमिस्ट थे। उन्होंने ऐश ऑफ मर्क्यूरी को मेडिसिन की तरह पहली बार यूज़ किया था। मतलब यू कैन से दैट हमारे एशियन इंडिया के उस टाइम से ही वी हैड अ गुड होल्ड इन इंजीनियरिंग फील्ड और
engineering field, and we had that places where knowledge was imparted to everyone. So there are evidence that there were a great विद्यापीठ in वल्लभी of गुजरात में 6th-7th सेंचुरी में, और हैंग सेंग ने उसके बारे में भी लिखा है. और देर वर मैनी स्टूडेंट्स यूज टू कम हियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड के अलग पार्ट से भी यहाँ पे पढ़ाई करने आते थे, और एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी एडमिशन के लिए. जो प्रिंसिपल्स कुड देन टेक अ रिटन एग्ज़ाम एंड लेटर दे यूज टू सेंड स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यू. और उस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो अभी प्रिवेलेंट है, अभी जो है, वैसा ही एक सिस्टम उस टाइम पे भी फॉलो होता था. और जो नॉलेज थी वो इम्पार्ट होती थी 3 रिलीजियस में, जैसे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो उस टाइम पे मेजर रिलीजन की तरह कंसिडर की गई थी इन इंडिया. वहाँ पे मेडिटेशन हो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के नॉलेजेस इम्पार्ट होते थे. इन बंगाल ऑल्सो 2 विद्यापीठ, 2 यूनिवर्सिटीज़ प्रिवेलिंग थी, जो विक्रमशिला और आनंदपुरी, और उसमें 3 स्टोरी मतलब 3 फ्लोर्स का एक लाइब्रेरी भी मेंशन था, जो बुद्धिज़्म के टाइम पे बिल्ड हुई थी. नेक्स्ट वी हैव कॉइन्स. कॉइन्स को भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया है, जिससे हम इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, उस टाइम की खुशहाली जो पास्ट में थी, उसके बारे में जान सकते हैं. वी हैड सबसे ओल्डेस्ट कॉइन इन इंडियन हिस्ट्री इज़ पंचमार्क कॉइन्स, जो 5th सेंचुरी BC में यूज़ होती थी. इंडो ग्रीक रूलर्स उन्हें उस पंचमार्क गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें किंग की कोई निशानी, कोई मार्क, उसकी फ़ोटो, उसके टाइम मेंशन होते थे. So from all this we get to know about the history of India from the ancient time. Okay, so the coins of Gupta age के जो coins थे वो बेस्ट थे, क्योंकि जो समुद्र गुप्ता के coin थे उसमें उनकी ही पिक्चर थी. समुद्र गुप्ता की पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें वो वीणा प्ले कर रहे हैं या लायन को मार रहे हैं. मीन्स ही वॉज शोइंग हिज पावर, हिज कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू हिज coins. मीन्स हिज coins वर द बेस्ट ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और जो कॉइन्स थे चंद्रगुप्ता के एज में, जिसमें पिक्चर थी किंग, क्वीन और गरुड़ की. चंद्रगुप्ता टूम, जो विक्रमादित्य भी उनको बोलते हैं, उनके कॉइन्स और सिंह विक्रम के कॉइन या गरुड़ फ्लैग कॉइन्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम. दिस कॉइन्स वर मोस्टली ऑफ गोल्ड. ये कॉइन्स किससे बनते हैं? गोल्ड से. और विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियंस इमेंस प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट टाइम. उस टाइम की इंडियन की जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो खुशहाली थी, उसके बारे में यू गेट टू नो मोर थ्रू दिस कॉइन्स. द कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फॉर सेंचुरीज. तो इंडिया की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो उस टाइम से ही स्टार्ट हुआ है, और वो कंटिन्यूसली सेंचुरीज से सेंचुरीज में पास ऑन हो रही है. ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज आर फ्लरिशिंग एंड डेवलपिंग इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में नॉलेज के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो डेवलप हो रहे हैं, फ्लरिश हो रहे हैं even today. So India's great cultural heritage is unique throughout the world. वर्ल्ड की कोई भी और कल्चरल है यानी कंट्री को ले, उससे ज़्यादा हमारी कंट्री का कल्चरल हेरिटेज एक बेस्ट एग्जाम्पल है, यूनिक है थ्रू आउट द world. So that's it about the lesson. Make sure that you read it once, and if there is any doubt you can ask me, but go through the lesson once again. Okay, and whatever PDF is coming in the group, make sure that you write it along with that, so that when the exam comes you don't have to run for completing your books. Okay, that's it for thank you for listening.